गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का ये जो लेक्चर है जो आपकी परीक्षा में आने वाले विषय मैथमेटिक्स, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरेसी इत्यादि को कवर करने के लिए पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर है मेरे द्वारा। जैसा कि हमने पहले भी क्लासरूम सेशंस में इस टॉपिक को कवर किया है, उसमें ये बताना चाहूँगा कि जो विषय वस्तु है वो मैथमेटिक्स से संबंधित ज़रूर है, लेकिन इसमें आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ जैसा हमारे क्लासरूम सेशंस में स्टूडेंट्स थे, ज़्यादातर आप में से ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के होंगे जिन्होंने क्लास 10th के बाद शायद मैथ्स परस्यू नहीं की होगी, और आप लोग में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हिंदी माध्यम के भी हैं जो क्लास 10th के बाद मैथमेटिक्स परस्यू नहीं कर रहे होंगे। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमने जिस तरह से क्लासरूम सेशंस इलाहाबाद में लिए थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, उसी प्रारूप में आगे इस सीरीज़ को ऑनलाइन माध्यम से बढ़ाने का प्रयास है। तो इस कड़ी में ये पहला लेक्चर है जिसमें एक बर्ड्स आई व्यू जिसे कहते हैं, एक ओवरऑल सब्जेक्ट मैटर को कवर करते हुए सारे चैप्टर्स पे एक सरसरी निगाह डालते हुए क्या रणनीति बनाएं, किस प्रकार से आगे बढ़ें और किस प्रकार से इस विषय में सफलता प्राप्त करें, इन्हें हमें इस बात पे हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो मैथमेटिक्स का विषय है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसे हम कई चैप्टर्स में बांट चुके हैं जो जनरली पढ़ाई का तरीका भी है। और उन चैप्टर्स को अगर हम एक एक करके पढ़ेंगे, और विशेष रूप से इस बात पे खास ध्यान रहे कि जो एक जैसे चैप्टर्स हैं, जो मिलते जुलते अध्याय हैं, उन्हें एक साथ पढ़ा जाए, जिससे एक होलिस्टिक व्यू प्राप्त हो और आपको तैयारी में कम समय लगे, सिलेबस बोझिल ना लगे। इनफैक्ट एक ही फॉर्मूले से अगर 2-3 चैप्टर्स कवर होते हैं तो आपको एक ब्रॉड विज़न मिले, और उससे जुड़े हुए ट्रिक्स एंड टिप्स क्या हैं, क्योंकि देखिए आपको वहाँ पे प्रश्न सॉल्व नहीं करना है पूरी तरह, जिस तरह आप अपने परीक्षाओं में, लिखित परीक्षाओं में करते हैं, जो बोर्ड में किया जाता है कि हमें पूरा पेन पेपर लेके पूरा डायग्राम बना के थ्योरी लिखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, आंसर लाना होता है, डेराइव करना होता है। ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है। यहाँ पे मुख्यतः हमारा फोकस रहेगा, जो हमारी पहली रणनीति होगी वो है, आप ध्यान से सुन लीजिए, लिख लीजिए, मेंटल कैलकुलेशंस। मेंटल कैलकुलेशंस यानी पेन पेंसिल का कम से कम इस्तेमाल। ये करने से आपका समय बचेगा, और चूंकि MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें आपको बहुत आसानी से उस सेशन से संबंधित जितने भी उस सेक्शन संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो फटाफट आप करते रह जाएंगे। जस्ट लाइक जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन आप पढ़ते हो, एक ही बार में पढ़ते हुए 4 ऑप्शंस देखे, टिक कर दिया, हार्डली टेक्स फ्यू सेकेंड्स। तो मैथ्स रीजनिंग में हो सकता है थोड़ा ज़्यादा समय लगे, लेकिन आपको पूरी तरह उसको सॉल्व नहीं करना है, ध्यान रहे। यदि आप सॉल्व करने के चक्कर में उलझे तो ये तय मानिए पेपर पूरा नहीं हो पाएगा और आप असफल रहेंगे, क्योंकि सवालों की संख्या इतनी ज़्यादा होती है और कंपटीशन इतना इंटेंस है। एक्चुअली सवालों की संख्या कम हो तब भी कि सवाल आसान भी हों फिर भी आपको उलझा देते हैं। तो पहला फॉर्मूला है इसमें, आपको मेंटल कैलकुलेशंस करने हैं। ठीक है, अब हम जरा एक बार चैप्टर्स पे थोड़ा सा नज़र डालते हैं, क्या क्या चैप्टर्स हम कवर करेंगे। पहला जो फोरमोस्ट चैप्टर है, अरिथमेटिक, अंक गणित। अब अरिथमेटिक के अंदर बहुत सारे सब डिविजन्स हैं। डिविजिबिलिटी है यानी विभाज्यता, कौन सी संख्या किन अंकों से विभाज्य होती है। फिर इसी से संबंधित है प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, ठीक है, LCM, HCF, एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना, उनको सिंप्लीफाई करना। ये आ गया आपका अरिथमेटिक का मोटा मोटा जो कंटेंट है। फिर आता है आपका टॉपिक आता है नंबर सीरीज़, जिसे हम लोग प्रोग्रेशंस कहते हैं हायर मैथ्स में, जिसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा, बस इतना ही, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड सीरीज़ नहीं आती हैं। और फिर एक रीजनिंग वाला चैप्टर इसमें ऐड हो जाता है, जिसे कहते हैं जनरल, कोई भी पैटर्न देखिए आपको नंबर को प्रेडिक्ट करना है। उस सीरीज़ का कोई नाम नहीं होगा, लेकिन एक फॉर्मूला होगा जो हर नंबर को डेराइव कर रहा होगा, उस पर ध्यान देना है नंबर सीरीज़ में। फिर हम लोग आएंगे, एक चैप्टर आता है टाइम एंड वर्क, बहुत ही महत्वपूर्ण है। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में ज़्यादातर आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती हैं, क्योंकि पैरामीटर्स बहुत सारे हो जाते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, लेबरर्स हैं, उन्हें उनकी कुछ एफिशिएंसी है और उन्हें किसी काम को दिए समय में पूरा करना है। लेबरर्स की संख्या आपको पता होगी,
अब लेबरर्स कई तरह के हो सकते हैं, मेल, फीमेल, चाइल्ड लेबर, एजेड, ठीक है। उनकी अपनी अपनी एफिशिएंसी रहेगी, उस हिसाब से उनको अपने टास्क को पूरा करना रहेगा। उस पर सवाल बनते हैं कि ये टास्क कितने समय में पूरा होगा। इसी से मिलता जुलता चैप्टर है फिलिंग द टैंक या फिलिंग द वेसल बाय लिक्विड। अब किसी टैप से पानी आ रहा है, टैंक का वॉल्यूम है, उस टैंक को कितनी देर में भरा जाएगा। अब उस टैंक में एक लीकेज भी है, तो उस लीकेज को भी ध्यान में रखते हुए आप बताइए टैंक कितनी देर में भरा जाएगा। तो ये कुछ वैसा ही हुआ जैसा कि किसी लेबर को काम करना है। लेबर हो गया यहाँ पे आपका टैप या नल, और काम क्या हो गया, टैंक का वॉल्यूम। तो इन समानताओं को देखते हुए जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। इसी कड़ी में एक सिमिलर चैप्टर आता है कि राशन का अमाउंट है, फूड क्वांटिटी, और खाने के लिए कोई फौज आई है या कोई लोगों का समूह है जिन्हें वो भोजन कंज्यूम करना है, वो कितने समय तक राशन चलेगा, कितने समय तक भोजन चलेगा। अगेन ये भी आप गौर से देखें तो टाइम और वर्क से ही संबंधित है। यहाँ पे टाइम हो गया वो ड्यूरेशन जिसमें उस फूड को कंज्यूम किया जाना है, और वर्क क्या हो गया, उस फूड को कंज्यूम करने का काम। किसी की एपेटाइट ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, वो सवाल में इंगित होगा कि कौन सा क्लास ऑफ पर्सन इतने दिनों में कितना भोजन कंज्यूम करता है, ठीक है। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं, स्पीड एंड टाइम। ये भी टाइम और वर्क जैसा ही है। गौर कीजिए, किसी डिस्टेंस को ट्रैवल करना एक वर्क हो गया, उसमें जितना टाइम लगेगा वो टाइम हो गया। स्पीड हर जगह इन्वॉल्व है, चाहे वो भोजन को कंज्यूम करने की स्पीड हो, चाहे वो किसी बर्तन को भरने की स्पीड हो, चाहे वो कोई दीवार बनाने की स्पीड हो, या किसी पार्टिकल द्वारा एक डिस्टेंस को ट्रैवल करने की स्पीड हो। तो इस प्रकार हम इस पूरे सेक्शन को एक ही जैसा ट्रीटमेंट देंगे ताकि आपको एक बड़ी पिक्चर मिल सके कि नहीं, एसेंशियली काम एक ही है कि कोई टास्क दिया जा रहा है, उसे नियत समय में पूरा करना है, ठीक है। फिर थोड़े से और ट्रिकी चैप्टर्स हैं जो जनरली आपको कैलकुलेशन मिस्टेक करने पे मजबूर करते हैं। उनमें से पहला चैप्टर है प्रॉफिट लॉस और परसेंटेजेस। इसमें क्या होता है कि आपको कई सारे अरिथमेटिक कैलकुलेशन भी करने होते हैं और साथ ही साथ प्रॉफिट लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट भी पकड़ के रखना होता है। प्रॉफिट लॉस कब होगा, बेस किस चीज़ को लिया जाएगा, कौन सा प्राइस लिया जाएगा। प्राइस भी कई तरह के होते हैं, कॉस्ट प्राइस हो गया, लेबल प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, इन सब में क्या क्या अंतर है। फिर उनमें डिस्काउंट्स लिया जाएगा। सवाल को कॉम्प्लिकेट करने का तरीका है। इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे। प्रॉफिट लॉस से जुड़ा ही चीज़ है परसेंटेज, क्योंकि अंतोगत्वा हर चीज़ परसेंटेज टर्म्स में ही कैलकुलेट की जाती है। परसेंटेज इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग। परसेंटेज कहिए या रेशियो कहिए, है एसेंशियली एक ही चीज़ वो भी। परसेंटेज 100 पे निकाला जाता है, रेशियो किन्हीं भी दो नंबरों का परस्पर क्वांटिटी का कंपैरिजन है। अब इसमें ब्यूटी ये है कि परसेंटेज कभी भी किसी यूनिट एंड डायमेंशन का मोहताज नहीं होता। परसेंटेज की कोई यूनिट नहीं होती, कोई इकाई नहीं होती। परसेंटेज एक रिलेटिव नंबर होता है। जैसे क्लास में कितने परसेंटेज लोग पास हुए, ये एक नंबर है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा विषय था। फॉर एग्जांपल रन रेट निकालना है, ये भी एक परसेंटेज टर्म्स में निकलेगा। तो इन चैप्टर्स को हम ढंग से पढ़ेंगे, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस को मिला के पढ़ेंगे। फिर रेशियो और प्रपोर्शन को हम परसेंटेज से जोड़ के पढ़ेंगे, तो पढ़ना आसान हो जाएगा। चीज़ों में बेटर क्लैरिटी आएगी जब आपको लगने लगेगा कि ये टॉपिक्स एलाइड हैं और इनमें इतनी ज़्यादा भी क्लिष्टता नहीं है जितनी अपेरेंटली अलग अलग पढ़ने पे नज़र आती है, ठीक है। आगे एक और क्लास ऑफ क्वेश्चन बनता है मिक्सचर्स। मिक्सचर्स का भी ट्रीटमेंट हम प्रोपोर्शंस जैसा ही करेंगे। दो लिक्विड हैं, अलग अलग डेंसिटी है, अलग अलग नेचर है, उनको किस प्रोपोर्शन मिक्स किया जाए कि मिक्सचर की डेंसिटी इतनी हो जाए, वो भी एक रेशियो से ही डील होता है। तो इसको भी हम इसके साथ मिला के पढ़ेंगे। फिर एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन आते हैं क्लॉक्स एंड टाइमिंग के। क्लॉक्स में क्या है, आपको जो राउंड क्लॉक होती है, क्लासिकल क्लॉक, एनालॉग, उनमें 12 जो डिवीज़न है डायल के, वो एक ज्योमेट्री से गवर्न होता है। 3 सुइयाँ होती हैं क्लासिकल क्लॉक में, 2 वाली नहीं है, यहाँ पे 3 वाली देखी जा सकती है, 2 वाली भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें गौर करना है कि तीनों सुइयों की स्पीड अलग अलग है। अब यहाँ पे स्पीड क्या होगी, वो चूंकि एक गोलाई में घूम रही है इसलिए उसको कोणीय वेग या एंगुलर स्पीड कहते हैं। वो नियत समय में एक खास डिग्री ही टर्न करती है, इसलिए उसको कोणीय वेग कहते हैं, एंगुलर स्पीड कहते हैं। इट इज़ नॉट अ लीनियर स्पीड, इट इज़ एन एंगुलर स्पीड। उसे हम पढ़ेंगे।
कितने समय में कितनी डिग्री घूमी और उससे फिर कितना समय इंगित हुआ, इस पे क्वेश्चन बनता है। इसके लिए आपको ज्योमेट्री का थोड़ा सा आइडिया होना ज़रूरी है। ठीक है, अगला चैप्टर हम लोग लेंगे उसके बाद ज्योमेट्री का। डेफिनेटली ज्योमेट्री एक अपने आप में बहुत ही वृहद चैप्टर है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से याद होनी चाहिए, जिन्हें हम टूल किट कहते हैं। टूल किट मतलब बेसिक औजार आपके पास होनी चाहिए। ज्योमेट्री में रेक्टेंगल आएगा, स्क्वायर आएगा, ट्राइंगल आएगा, सर्किल आएगा। इससे ज़्यादा हाई लेवल की ज्योमेट्री नहीं आती, जनरली नहीं आती है। यहाँ पे आपको कोई क्लास 11 की कॉनिक सेक्शन की बात कोई नहीं कह रहा, कोई पैराबोला या एलिप्स की बात नहीं होगी। यहाँ पे बेसिक ज्योमेट्री, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्किल, ट्राइंगल। बहुत कॉम्प्लिकेट करेगा तो पैरेललोग्राम पे चला जाएगा या रोम्बस पे चला जाएगा, वो भी कहीं ना कहीं से स्क्वायर या रेक्टेंगल से ही गवर्न हो रहा हो, से ही सिमिलर फिगर नज़र आएगा। इन्हें हम डील करेंगे। सिमेट्री, ज्योमेट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सममिति। अगर सिमेट्री का ख्याल आपको है, की नॉलेज आपको है, तो कई बार ऐसा होगा कि बिना कैलकुलेशन किए ही आप आंसर बता सकते हैं। बिना कैलकुलेशन किए आपने सिमेट्री अगर विजुअलाइज कर ली तो आप बता सकते हैं इस फिगर में कौन सा एंगल कितना बड़ा होगा, कौन कौन सी साइड्स बराबर की होंगी, कौन सी साइड एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। सिमेट्री इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग, वो हम पढ़ेंगे आगे अगले चैप्टर्स में। फिर मैथमेटिक्स से ही एक एलाइड चैप्टर बनता है रीजनिंग का। अब रीजनिंग में क्या है, उसको मैं मैथमेटिक्स से जोड़ के क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स का एसेंस है लॉजिक। यहाँ पे 2 + 2 4 ही होता है। इट इज़ नॉट लाइक कि आप जो इंटरप्रेट करना चाहें वो हो जाए। यहाँ पे इंटरप्रिटेशन का कोई स्कोप नहीं होता। मैथमेटिक्स में देयर इज़ नो स्कोप फॉर इंटरप्रिटेशन। जो चीज़ है वो सामने है और प्रत्यक्ष है, उस पर कोई डिबेट नहीं होता। मैथमेटिक्स में हर प्रश्न का एक यूनिक सोल्यूशन होता है। आपके लेवल की मैथ्स की बात करूँ तो रीजनिंग भी मैथ से गवर्न होती है। रीजनिंग में क्या है कि आपको सिचुएशंस दी जाती हैं और आपको लॉजिक यानी तर्क शक्ति का इस्तेमाल करके जो वांछित उत्तर है वो प्राप्त करना होता है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी मतलब समुच्चयों का सिद्धांत। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग कॉफ़ी पीते हैं, कुछ लोग कॉफ़ी चाय दोनों पीते हैं, कुछ लोग केवल चाय पीते हैं, और आपको एक स्पेसिफिक नंबर निकालना होता है कितने लोग हैं जो कॉफ़ी पीते हैं परंतु चाय नहीं पीते हैं। या फिर इस क्लास में इतने बच्चे फिजिक्स में पास हुए, इतने मैथ्स में पास हुए, इतने दोनों में पास हुए, इतने हिंदी में फेल हुए इत्यादि। थोड़ी सिचुएशन बना के थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके दिया जाता है आपको। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए कितना % बच्चे मैथ्स या इंग्लिश दोनों में पास हुए या फेल हुए। ये समुच्चयों के सिद्धांत से गवर्न होता है सेट थ्योरी। इसमें हम वेन डायग्राम बनाएंगे, उन वेन डायग्राम से कौन कौन सी क्वांटिटीज़ न्यूमेरिकली डेराइव होती हैं वो निकलती हैं, वो पढ़ेंगे, और यहाँ पे लॉजिक का एप्लीकेशन क्या है वो देखेंगे। इसी प्रकार से डेटा सफिशिएंसी के प्रश्न आते हैं। कुछ डेटा आपको दिया जाएगा, फिर आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो आपको डेटा दिया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा है, आपको 4 बातें बताई गई हैं, लेकिन जो उत्तर पूछा जा रहा है उसके लिए वो 4 बातों की आवश्यकता नहीं है, केवल 2 से ही काम चल जाता है। ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा डेटा आपको फालतू में दिया हुआ है, सरप्लस है डेटा, रिडंडेंट कहते हैं उस डेटा को। ये भी एक तरह से लॉजिक से ही गवर्न होता है। 2 बातें बोली, तीसरी बात बोली वो पहली 2 बातों से जुड़ी हुई थी, तो तीसरी बात बोलने की ज़रूरत नहीं थी, तो उसको हम कहेंगे सरप्लस डेटा। फिर जो प्रश्न पूछा उसके लिए आपको 4 लाइनें पढ़नी पड़ गई, आपका समय तो बर्बाद हो ही गया, लेकिन एनालिसिस करने के लिए आपको ज़रूरी है ढूंढ पाना कि कौन कौन सी दी गई इन्फॉर्मेशन या डेटा एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट है, जो किसी भी और स्रोत से हमको प्राप्त नहीं हो रहा। ठीक है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन बनता है टेबल्स का, ये भी डेटा से संबंधित है। अब बताएंगे क्वेश्चन में कि जैसे कोई पब्लिकेशन है, वो केमिस्ट्री की किताब छापता है, कोई दूसरा पब्लिकेशन है फिजिक्स की छापता है। 3-4 पब्लिकेशंस का नाम होगा, 3-4 सिटीज़ का नाम होगा और 3-4 किताबों का नाम होगा, विषयों का नाम होगा। उसमें एक बड़ी सी टेबल बनेगी, एक कॉलम में आप सिटीज़ लिखोगे, एक कॉलम में पब्लिकेशंस के नाम लिखोगे, फिर कुछ बता के दिया जाएगा इस सिटी में ये किताब मिलती है, इस सिटी में ये विषय की किताब अच्छी मिलती है, ये पब्लिकेशन इस सिटी को बिलोंग करता है। इस तरह की टेबल बनेगी। उस टेबल में आप एंट्रीज फिल करोगे, कुछ एंट्रीज अधूरी रह जाएंगी, वही सवाल पूछा जाता है कि बताइए इस शहर में कौन सा पब्लिकेशन छपता है। इसमें समय लगता है, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन भी होता है। ये डायरेक्टली मैथमेटिक्स नहीं है, बट ये लॉजिक है, तर्क शक्ति। ठीक है। तो ये तो हमने सिलेबस को एक तरह से एक सरसरी निगाह से देखा, एक बर्ड्स आई व्यू, तैयारी के पहले की तैयारी जिसे कहते हैं, अपने आप को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करना
ध्यान दें, आप मैथमेटिक्स के प्रकांड विद्वान बनने नहीं जा रहे। आपका उद्देश्य है उन प्रश्नों को सीमित समय में चालाकी से सॉल्व करना, बिना उसके उनके गूढ़ रहस्यों में उतरे। इसके लिए कुछ आपको रेडीमेड, जिसे कहते हैं टूल्स, टूल किट कहते हैं, औजार, उनकी तैयारी बहुत आवश्यक है। तो मैं कहूँगा कि अभी के लेक्चर को इंट्रोडक्टरी लेक्चर मानते हुए मेरा इंस्ट्रक्शन आपको ये है कि आप लोग कुछ होमवर्क करें। स्पेशली आप में से वो लोग जो इस टॉपिक को पहली बार डील कर रहे हैं, या इस टॉपिक से घबराते हैं, या जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं है, या जो इस परीक्षा में एकदम नए आए हैं। तो वो टूल किट क्या है, वो ऐसे कौन से औजार हैं जिनको हमें पहले से तैयार रखना है, तैयारी के पहले की तैयारी, ठीक है। वो टूल किट पे हम आते हैं। वो लिस्ट आप नोट करते जाइए, मैं आपको बाद में लिखा के पूरा इट विल बी गिवन इन PDF कॉपीज़। पहली चीज़ है मल्टीप्लिकेशन। ये आपको बहुत अच्छे से वर्बली आना चाहिए। ध्यान रहे जो मैंने पहली टिप दी थी इस लेक्चर के पहले, मेंटल कैलकुलेशन। आपको पेन पेंसिल कम से कम चलाना है, उसके लिए मल्टीप्लिकेशन आना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए क्या ज़रूरी है, टेबल्स याद हों, पहाड़े 1 से 20 तक के टेबल्स एकदम ज़ुबान पे होने चाहिए। आपको नंबरों के स्क्वायर्स याद होने चाहिए, वर्ग 1 से लेकर 25 तक कम से कम याद करने का प्रयास कीजिए। 30 तक भी याद कर लेना कोई दुष्कर कार्य नहीं है, क्योंकि ये बहुत जगह यूज़ होता है। आपके कई एग्ज़ाम्स में, जिस भी एग्ज़ाम में ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, उनमें ये टूल किट का इस्तेमाल होगा। स्क्वायर्स याद कीजिए 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं के। 1 से 10 तक सबको याद होते हैं, 11, 12, 13 तक भी याद होते हैं, उसके बाद आदमी भूलता है। स्पेशली 20 के ऊपर के स्क्वायर्स याद करने में तकलीफ होती है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा अगर मेंटल कैलकुलेशंस को स्पीड अप करना चाहते हैं तो। क्यूब्स याद करिए, घन 1 से लेकर 15 तक का प्रयास कीजिए, 20 तक का प्रयास कीजिए। स्क्वायर रूट डेसिमल्स में होता है, ठीक है, 2 अंकों तक याद कर लीजिए। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिए, टेबल बनाइए, दशमलव के 2 अंकों तक का स्क्वायर याद कीजिए, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का। कंप्लीट स्क्वायर्स का तो पता होता ही है, जो नॉन कंप्लीट स्क्वायर्स हैं उनका भी याद कीजिए। जैसे 2 का स्क्वायर रूट शायद 1.4 होता है, 1.41 होता है। ये आपको 1 से लेकर 10 तक याद कंठस्थ होनी चाहिए। फिर हम आगे आएंगे पाइथागोरस थ्योरम से संबंधित जो संख्याएं होती हैं उनको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बेसिक है, x² + y² = z²। एक ट्रायंगल है जिनकी 3 भुजाओं में ये रिलेशन पाया जाता है, वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी उसका एक कोण 90 अंश का होता है। तो इन तीनों भुजाओं में जो रिलेशन होता है उसको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स कहते हैं। ऐसी असंख्य संख्याएं हैं, अनगिनत ट्रिपलेट्स मिलेंगे, लेकिन आप केवल इंटीजर यानी पूर्ण संख्याओं वाले कुछ ट्रिपलेट सेट्स याद कर लीजिए। जैसे कि 3, 4, 5, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। क्यों बनेगा, क्योंकि 3² + 4² = 5², ऐसा होता है। 3, 4, 5 याद करना बहुत आसान है। 3² = 9, 4² = 16, 9 + 16 = 25, विच इज़ स्क्वायर ऑफ 5। तो 3, 4, 5 हो गया एक पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये आपको याद होना चाहिए। इसी तरह 5, 12 और 13, 5, 12, 13, ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। 5² = 25, 12² = 144, इन दोनों को जोड़िए प्राप्त होगा 169, जो कि 13 का स्क्वायर है। अतः 5, 12, 13 से एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो सकता है। एक और आएगा इसमें ट्रिपलेट 8, 15, 17, ये इंटीजर वाले ही याद कीजिए, क्योंकि वैसे तो अनगिनत होंगे ऑफ कोर्स। जो इंटीजर वाले इजीली मेमोराइजेबल हैं वो याद कर लीजिए, ये कहीं ना कहीं सवालों में आपको दिखाई देंगे। जैसे दिया गया एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी 2 भुजाएं हैं, 5, 12, तो 13 आपके मुंह से स्वतः निकल जाएगा अगर आपको याद होगा। आपको सिर्फ इतना बताया गया एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी 2 परपेंडिकुलर साइड्स की लेंथ है 5 मीटर, 12 मीटर। तो 13 के लिए तीसरी साइड के लिए आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना, आपको ट्रिपलेट याद है 5, 12, 13, मैं 13 सीधे लिख दिया। अब जो सवाल होगा उसमें आपका एक स्टेप पहले ही कम हो गया, बिकॉज यू हैव डन मेंटल कैलकुलेशन। उसके लिए कुछ टूल किट्स रेडी होनी चाहिए। उसके बाद आता है एल्जेब्राइक फॉर्मूले। एल्जेब्रा के जो स्क्वायर्स होते हैं, जो क्यूब्स होते हैं, पॉलिनोमियल स्क्वायर्स, a + b² a + b होल क्यूब,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल पावर 4, ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4। ये 3 4 6 फॉर्मूले आपको वर्बली कंठस्थ होने चाहिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे, बिकॉज दे विल बी यूज मैनी टाइम्स। स्पेशली जब आएगा सरलीकरण, एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करके उसको उसका आंसर निकालना, तो ये फॉर्मूले बहुत काम आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ज्योमेट्री में हम आएंगे तो हमको प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेक्टेंगल, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्किल, इन सब की 4 4 5 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं आपको लिख के सब रटा दूंगा वैसे तो इन ड्यू कोर्स, लेकिन वो पहले से अगर आप होमवर्क कर रखें तो इट विल बी मच ईजियर फॉर ऑल ऑफ अस। फिर कुछ स्पेशल नंबर्स होते हैं, जैसे पाई है 3.14, 22/7, ये नंबर याद होना चाहिए। रामानुजन नंबर है 1729, इसकी वर्च्यूज़ क्या पता होना चाहिए। ये एक रीजनिंग का सवाल है, इसमें कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट मैथ्स नहीं है, लेकिन ये जनरली आपको पता होगा, तो यू फील कॉन्फिडेंट कि अगर नंबर कहीं दिखा तो हो सकता है उससे जुड़ा कोई और सवाल पूछ लिया जाए जो रीजनिंग से संबंधित हो। इसी प्रकार वॉल्यूम के फॉर्मूले, एरिया के फॉर्मूले, सरफेस एरिया के फॉर्मूले, ये भी याद होने चाहिए। बेसिक थ्योरम्स पता होनी चाहिए। बेसिक थ्योरम्स कौन सी होंगी, सिमिलर ट्राइंगल यानी समरूप त्रिभुज, फिर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सर्वांगसम त्रिभुज, पैरेलल लाइंस की कुछ थ्योरम्स हैं, पाइथागोरस थ्योरम्स के कुछ डेरिवेटिव्स हैं, सर्किल में कुछ टेंजेंट एंड कॉर्ड के रिलेशंस हैं, उनके जो बीच में एंगल्स बनते हैं उन पे 1 2 थ्योरम्स हैं, पैरेललोग्राम की थ्योरम्स हैं, 2 2 3 3 थ्योरम हर फिगर की याद होनी चाहिए। ये आपको किसी भी क्लास 8 की बुक में मिल जाएगी, क्लास 8 7 की बुक में मिल जाएगी, इवन ऑनलाइन एनसीईआरटी में भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। हालांकि ये कॉम्पाइलेशन आई विल ट्राई टू गिव यू लेटर ऑन। अभी के लिए ये टूल किट है, ये टूल किट आप याद रखिए, इसे एक होमवर्क के रूप में रखिए, एंड इन नेक्स्ट सेशन वी विल मीट विद द चैप्टर जिसमें हम लोग वर्क करेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर नाउ।